हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल प्रशासन। अर्थात मुगल प्रशासन में कौन कौन से पद थे, किस किस पद की कितनी कितनी भूमिका थी, क्या क्या कार्य थे, उन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे। एक बात समझना दोस्तों, अगर हमें प्राचीन काल को पढ़ना है या हमें अतीत को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें वर्तमान को पढ़ना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में सरकारें चलती हैं, राज्य सरकार चलती है, केंद्र सरकार चलती है, वैसे ही प्राचीन और मध्य काल में क्या चलते थे, शासक का प्रशासन चलता था। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार होती है, उसी तरीके से प्राचीन काल मध्य काल में शासक होते थे, शासक का साम्राज्य होता था। और जो शासक के सूबे होते थे, जो प्रांत होते थे, वर्तमान में वो राज्यों का काम करते हैं। अगर आपको प्राचीन और मध्य काल को समझना है तो सबसे पहले आप वर्तमान को समझ लीजिए, आप मध्य काल और प्राचीन काल को भी समझ जाएंगे। जैसे वर्तमान में जो पद होते हैं, जैसे मुख्य सेनापति होता है, मुख्य सेनापति वर्तमान में भी किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है प्राचीन। और अगर हम मध्यकाल की बात करें तो उस समय भी जो मुख्य सेनापति होते थे वे शासक होते थे, ठीक है ना। जैसे आज सेनापति होता है, सेनापति मीर बख्शी होता था। तो दोस्तों वैसे ही पद थे जैसे वर्तमान में हैं, जैसे वर्तमान में जो पद हैं वैसे ही पद थे। अगर कुछ पदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी वैसे ही थे। जैसे आज मुख्य न्यायाधीश होता है, वैसे ही काजी उल कुजात होते थे, काजी होता था जो धर्म के अनुसार न्याय सुनाते थे। आज हमारे जो संविधान हैं, जो हमारे कानून हैं, कानून के अनुसार न्याय सुनाया जाता है, वैसे ही परंपरा वहां पर थी। लेकिन उस समय निरंकुश था, राजतंत्र था, और वर्तमान में क्या है, लोकतंत्र है। लेकिन काफी चीजें उससे आज भी मिलती जुलती हैं। तो दोस्तों आज हम मुगल प्रशासन के बारे में समझेंगे विस्तार से। और आप ये भी देखना कि कितनी चीजें कैसे कैसे मिलती हैं। जो वर्तमान में जो कार्य हैं प्राचीन और मध्य काल में भी वही कार्य थे, बस थोड़ा बहुत अंतर है। तो दोस्तों हम समझते हैं, मुगल प्रशासन को समझते हैं। और मुगल प्रशासन को हम दो भागों में बांटेंगे। मुगल प्रशासन को हम दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक केंद्रीय प्रशासन और नंबर दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। और सबसे पहले हमें केंद्रीय प्रशासन के बारे में समझेंगे। जैसे केंद्रीय प्रशासन में जो पद थे वैसे ही प्रांतीय प्रशासन में पद थे, और वैसे ही कार्य प्रांतीय प्रशासन के अधिकारियों के थे जैसे केंद्र के प्रशासनों के काम थे। जैसे वर्तमान की हम बात करें, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का काम होता है, तो दोस्तों राज्य में राज्यपाल का काम होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री का जो काम होता है, राज्य में मुख्यमंत्री का वो कार्य होता है। केंद्र में उच्चतम न्यायालय का जो कार्य होता है और राज्य में वो कार्य उच्च न्यायालय का होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, काफी चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं, और दोस्तों एक के साथ दूसरी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए हमें दोस्तों इन्हें क्रमबद्ध तरीके से हम इन्हें पढ़ें तो हमें समझने में भी बिल्कुल आसानी रहती है। जब हम केंद्रीय प्रशासन को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद प्रांतीय और राज्य प्रशासन को समझने में बिल्कुल आसानी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसे समझेंगे, केंद्रीय प्रशासन को समझेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन के पदों को समझेंगे, क्या क्या कार्य थे उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम समझते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, ठीक है ना। तो दोस्तों समझना, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। अब दोस्तों समझना, केंद्रीय प्रशासन में मुख्य होता है, शासक होता है। कौन होता है, शासक होता है, शासक, शासक। अब दोस्तों आप एक बात को यहां पर यह भी याद रखना, शासक, सम्राट और दोस्तों सुल्तान, इन चीजों को आप थोड़ा समझना, ठीक है ना। इनमें भी दोस्तों बहुत अंतर है, इनमें भी बहुत अंतर है। शासक,
शासक तो एक साधारण रूप से एक प्रयोग हम करते आए हैं, भारतीय शासक का प्रयोग तो पहले से ही करते आए हैं, लेकिन जो सम्राट और जो ये सुल्तान हैं ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दिखने में एक जैसे लगते हैं, एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, सम्राट और सुल्तान, लेकिन दोस्तों अलग अलग हैं। ये क्या है? अलग अलग है, समझना, ठीक है। समझना दोस्तों, जो सम्राट होता है वह पूर्णतः शिवतंत्र होता है। क्या होता है? शिवतंत्र होता है। सम्राट क्या होता है? पूर्णतः शिवतंत्र होता है। चलो नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। पूर्णतः सम्राट पूर्णतः शिवतंत्र होता है, शिवतंत्र होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है ना। नंबर दूसरा है दोस्तों सुल्तान। सुल्तान को आप समझना, ये दोस्तों खलीफा की आधीनता में शासन करता है। क्या करता है? शासन करता है। अब दोस्तों ये दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन अंतर कितना बड़ा है समझना। अब दोस्तों जो ये सुल्तान है 1206 से 1526 तक जितने भी शासक हुए हैं भारत में, वे सभी सुल्तान हुए हैं। क्या हुए हैं? सभी सुल्तान हुए हैं। वे खलीफा की अधीनता में शासन करते थे। और दोस्तों जो खलीफा का पद भी इस समय बहुत ऊंचा था, और ये खलीफा से खिल्लत या हम कहें अनुमति प्राप्त करते थे शासन करने की। जैसे भारत का पहला शासक जिसने खलीफा से अनुमति प्राप्त की थी उसका नाम था इल्तुतमिश, जिसने 1229 ईस्वी में बिल्हाल मंसूर से, जिसने 1229 ईस्वी में बिल्हाल मंसूर से अनुमति प्राप्त की थी। और जब ये खलीफा से अनुमति प्राप्त कर लेते थे सुल्तान, उसके बाद दोस्तों भारत की जो मुस्लिम जनता थी वह उस शासक का साथ देती थी, क्योंकि दोस्तों यहां पर भी राजनीति थी सुल्तान में। क्यों? क्योंकि सुल्तान चाहते थे कि भारत की मुस्लिम जनता मेरा साथ दे, इसलिए खलीफा से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो सुल्तान है ये शिवतंत्र शासक नहीं है। अब बात करते हैं सम्राट की। अब बात करते हैं सम्राट की। जो सम्राट होता है शिवतंत्र शासक होता है, जिसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता। और अब यहां पर समझना दोस्तों, जो मुगल बादशाह किस कैटेगरी के थे दोस्तों? वे सम्राट कैटेगरी के थे। किसके थे? सम्राट के थे। और जो सम्राट होते हैं वो खलीफा से कोई अनुमति प्राप्त नहीं करते, शिवतंत्र शासक होते हैं। और जो मुगल शासक थे वो शिवतंत्र शासक थे। अब एक बात आप यहां पर समझना, सबसे ज्यादा पावरफुल जो होगा वो कौन होगा दोस्तों? सम्राट होगा। सबसे पावरफुल कौन होगा? सम्राट होगा। और हम मुगल प्रशासन समझ रहे हैं, तो जो सम्राट है उसकी शक्तियों के बारे में सबसे पहले जब प्रशासन में हम सम्राट के बारे में भी समझेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों समझना, जो ये शासक इस सुल्तान को जब हम सल्तनत काल की बात करेंगे तो उस केंद्रीय प्रशासन में हम इसे समझाएंगे, लेकिन आपके लिए आप दोनों में अंतर कर सकें, इसलिए आपके लिए ये समझाना बेहद जरूरी था। आपको पता चले कि सम्राट और सुल्तान में क्या अंतर होता है। कभी कभी स्टूडेंट सुल्तान और सम्राट को एक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सम्राट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता। और सुल्तान जो होता है वे दोस्तों खलीफा से अनुमति प्राप्त करता है, खलीफा की अधीनता में शासन करता है, ठीक है भाई। अब दोस्तों बात करें केंद्रीय प्रशासन में जो शासक होता है,
यह दोस्तों मुख्य सेनापति इसी को कहा जाता है, मुख्य सेनापति। जो मुख्य सेनापति कौन होता है? शासक होता है। एक बात मैंने आपको अभी बताई थी, क्योंकि जो मध्यकाल और जो प्राचीन की जो केंद्रीय प्रशासन है, ठीक है ना, जो हम कहें प्रशासन या रीति रिवाजों की बात करें, ठीक है ना, धार्मिक आस्था की बात करें, काफी वर्तमान से ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं, ठीक है ना। अब समझना, जैसे वर्तमान में मुख्य सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वैसे ही मध्यकाल में मुख्य सेनापति जो होते थे वो शासक होते थे। कौन होते थे? शासक होते थे। जैसे वर्तमान में, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा था ये अलग नहीं है, इन्हें आप इतिहास और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान बिल्कुल अलग नहीं है, सिर्फ आपका ये समझने का फर्क है। एक बात याद रखना, आज की जो राजनीति है वो कल का इतिहास होगा। आज की जो राजनीति है वो कल का इतिहास होगा। अगर हम बात करें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो राजनीति के माध्यम से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, उसे हम राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं और उसी को दोस्तों हम भारत के आधुनिक इतिहास में भी पढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों जुड़े हुए हैं। आज की राजनीति कल का इतिहास होगी। क्या होगी? कल का इतिहास होगी, ठीक है ना। जैसे वर्तमान में मुख्य सेनापति राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से मुख्य सेनापति उस समय कौन होते थे? शासक होते थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, वर्तमान में जो दोस्तों अंतिम न्याय सुनाते हैं, अंतिम मृत्यु दंड का जो अंतिम निर्णय होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों अंतिम निर्णय जो होता था मध्यकाल में वो शासक सम्राट का होता था। क्या होता था? शासक सम्राट का होता था। अगर किसी को मृत्यु दंड देना है तो दोस्तों, अगर काजी उल कुजात ने यह फैसला सुना दिया कि इसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद भी वो किसके पास जाता था? निर्णय शासक सम्राट के पास जाता था। किसके पास जाता था? शासक सम्राट के पास जाता था। तो दोस्तों इन चीजों को आप याद रखें। अब दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है भारत का, जो राष्ट्रपति होता है भारत का, प्रशासन को संभालने के लिए क्या करता है? मंत्रिमंडल का गठन करता है। किसका गठन करता है? मंत्रिमंडल का गठन करता है। और उस मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और यहां पर भी दोस्तों जो शासक है, शासक क्या करेगा? अपनी सहायता के लिए, शासक क्या करेगा? अपनी सहायता के लिए शासक क्या करेगा? दोस्तों ये भी मंत्री परिषद का गठन करेगा। ये भी मंत्री परिषद का गठन करेगा, ठीक है ना। ये भी प्रधानमंत्री का गठन करेगा, ये भी दीवान का गठन करेगा, ये भी काजी उल कुजात का गठन करेगा, ये भी मीर शामा का गठन करेगा, ये भी मुल्तसिब का गठन करेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है, क्योंकि यहां पर भी जो शासक है अपनी सहायता के लिए, प्रशासन को संभालने के लिए, साथ देने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करेगा, मंत्री परिषद का गठन करेगा, ठीक है ना। यही सिस्टम यहां पर है। और समझना दोस्तों, अब्बुल फजल ने कहा है, किसने कहा है? अब्बुल फजल ने कहा है, अब्बुल फजल ने कहा है, जो शासक होता है वह सूर्य की तरह होता है, एक चमकीला होता है, जो सब पर रोशनी करने वाला होता है। अब्बुल फजल ने यह भी कहा है, शासक जनता से लेता कम है और देता बहुत ज्यादा है। शासक जनता से लेता कम है और देता बहुत ज्यादा है। ये भी कहा है जो शासक होता है वह शासक देवीय शक्ति होती है, देवीय प्रारूप होता है शासक। क्या होता है? देवीय होता है शासक। ये अब्बुल फजल ने कहा है। शासक की तुलना, अकबर की तुलना सूरज और चांद से की थी। कहने का मतलब यह है शासक का दर्जा एक बहुत बड़ा दर्जा है। अब्बुल फजल ने यह भी कहा था, जो शासक बनता है पता नहीं अल्लाह पाक कितने लोगों में से उसे चुनता है, जनता की सेवा करने के लिए चुनता है, ये कहा था। कहने का मतलब दोस्तों ये है, केंद्रीय प्रशासन में जो मुख्य पावर होती थी, जो सबसे शक्तिशाली होता था, वे शासक होता था। कौन होता था? शासक। मुख्य सेनापति भी शासक होता था। और दोस्तों मुख्य सेनापति के बाद जो शासक होता था
अपनी सहायता के लिए किसका गठन करता था, मंत्री परिषद का गठन करता था, जैसे वर्तमान में होता है। काफी चीजें वैसे ही मिली हुई है, ठीक है। तो ये है दोस्तों मेन आ गया एक शासक, ठीक है। अब शासक किस किस की नियुक्ति करेगा, अब उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि शासक के बारे में भी समझना बेहद जरूरी है जब हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ाते हैं तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नंबर दूसरा है, ठीक है ना। नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा जो आता है दोस्तों वो आता है वजीर आता है। क्या आता है, वजीर आता है, वजीर, वजीर जिसे दोस्तों वकील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वकील भी जिसे कहते हैं, ये आता है। और दोस्तों इसी को हम प्रधानमंत्री के रूप में भी मानते हैं। किसके रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है ना। ये आता है दोस्तों प्रधानमंत्री, ठीक है ना, वजीर, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम वजीर के बारे में समझ लेते हैं। शासक के बाद स्थान, अर्थात दोस्तों हम प्रधानमंत्री की बात करें, शासक के बाद जो स्थान होता है वो किसका होता है दोस्तों, वह होता है प्रधानमंत्री का होता है। किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों हम करें, जो प्रधानमंत्री होता है, जो वकील होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा पावरफुल था वकील। और वकील का नियंत्रण मुख्य, जो हम बात करें मीर बख्शी की बात करें, दीवान की बात करें, तो उन सब पर शुरुआत में इसका नियंत्रण होता था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अकबर, अकबर के शासनकाल में क्या होता है, अब अकबर को लगा जो ये वजीर है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी शक्ति को कैसे कम किया जाए, इसकी शक्ति को कैसे कम किया जाए। तो वजीर की शक्ति को कम कर कर एक अलग विभाग बनाया था, दीवान बनाया था। क्या बनाया था, दीवान बनाया था, ठीक है ना। तो पहले हम वजीर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हम बाबर की बात करें, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बाबर की बात करें, बाबर के समय जो वजीर था निजामुद्दीन खलीफा था। क्या था दोस्तों, निजामुद्दीन खलीफा, ठीक है ना, निजामुद्दीन खलीफा। तो दोस्तों निजामुद्दीन, हम खलीफा की बात करें, थोड़ा सा और भी समझते हैं हम। दोस्तों इस निजामुद्दीन खलीफा ने क्या किया था, निजामुद्दीन खलीफा ने क्या किया था, हुमायूं के स्थान पर, किसके स्थान पर, हुमायूं के स्थान पर यह मेहंदी ख्वाजा को यह शासक बनाना चाहता था। देखो कितना पावरफुल था वजीर, समझना कितना पावरफुल था। ये निजामुद्दीन खलीफा हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था, लेकिन जो ये चाल थी ये चाल सफल नहीं हो पाती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाते हैं कि बाबर के समय वजीर कौन थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें हुमायूं की हम बात करें, हुमायूं के समय जो वजीर थे वो है हिंदू बेग थे। कौन थे, हिंदू बेग थे। कौन थे, हिंदू बेग थे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अब अकबर के समय की, हम बात करते हैं अकबर के समय की, ठीक है। अकबर के समय दोस्तों यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है अकबर के समय से, ठीक है ना। अकबर के समय जो थे बहराम खां, ठीक है। बहराम खां वकील रहते हैं 1556 से 1560 ईस्वी तक रहते हैं वकील, ठीक है ना, बहराम खां, ठीक है। लेकिन बहराम खां को फिर हटा देते हैं, वकील के पद से हटा देते हैं। अब अकबर को लगने लगता है कि जो बहराम खां हैं, जिसे बैराम खां भी कहा जाता है, बैराम खां, ठीक है ना, जिसे बैराम खां, अब अकबर को लगने लगता है कि जो ये बैराम खां हैं ये दोस्तों बहुत ताकतवर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ताकतवर हो रहा है। और इसने मुगल राजकुमारी से एक से शादी भी कर ली थी, ठीक है।
है ना, सलीमा नाम था, उससे शादी भी इसने जबरदस्ती कर ली थी। तो ये ज्यादा ताकतवर पावरफुल होने लगा। तो अकबर ने इसकी शक्ति को कम करने के लिए अकबर ने इसको पद से हटा दिया और फिर इसके लिए दो ऑप्शन रखे, एक तो आप सूबेदार बनना चाहते हैं या आप हज करने के लिए जाना चाहते हैं। तो इसने हज वाले रास्ते को अपनाया और गुजरात में दोस्तों बहराम खां की मुबारक नामक व्यक्ति ने हत्या कर दी, इसे रास्ते से सल्टा दिया रास्ते से, ठीक है ना। तो ये बैराम खां थे, ये बैराम खां ईरान से थे। कहां से थे? ईरान से थे। ये हुमायूं के साथ भारत आए थे। इसने दोस्तों बैराम खां ने अकबर का बहुत साथ दिया था, लेकिन राजनीति होती है, पता है आपको, राजनीति बड़ी कुत्ती चीज होती है, ठीक है ना, बोलते हैं, ठीक है। तो बैराम खां को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद दोस्तों एक अगला भी बनता है। इसके बाद दोस्तों आपने नाम सुना होगा माहम अनगा का, माहम अनगा। दोस्तों माहम अनगा संयुक्त रूप से, अकेली नहीं, संयुक्त रूप से ये भी दोस्तों क्या बनती है? वकील प्रधानमंत्री बनती है। और एक बात याद रखना, मुगल काल में पहले प्रधानमंत्री बनने वाली वो दोस्तों कौन थी? माहम अनगा थी। और ये माहम अनगा अकबर की धायमा थी। ये माहम अनगा अकबर की धायमा थी। अकबर का जो लालन पालन किया था वो माहम अनगा ने किया था। एक बात याद रखना, जो ये बड़े लोग थे पहले, जो बड़े लोग थे, जो बहुत ज्यादा बड़े थे, शासक थे, सूबेदार थे, यहां पर क्या होता था, जो रानी होती थी वो केवल बच्चे को जन्म देने का काम करती थी, बाकी बच्चे का लालन पालन करने का काम धायमा करती थी। और एक बड़ी बात तो यह है, धायमा ही उस बच्चे के लिए अपना दूध पिलाती थी, धायमा ही उस बच्चे के लिए अपना दूध पिलाती थी, ठीक है ना। तो माहम अनगा थी। इसीलिए अकबर का खून का रिश्ता किससे था? माहम अनगा से भी था। दूध का रिश्ता, खून करें, दूध का रिश्ता किससे था? माहम अनगा। और माहम अनगा का जो पुत्र था आदम खां। अब यहां पर दोस्तों दूध बोला या दूध वाला भाई बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आदम खां ने भी माहम अनगा का दूध पिया था और अकबर ने भी माहम अनगा का दूध पिया था। दूध का रिश्ता आदम खां से भी था। किससे था? आदम खां से। इस आदम खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था अकबर ने, लेकिन दोस्तों वहां से जो धन मिलता है, बाज बहादुर की पत्नी रूपमती वहां पर के विष खाकर आत्महत्या कर लेती है, और जो धन मिला था मालवा से उसे अकबर को नहीं दिया इसने। और बाद में अकबर ने इसको दुर्ग से नीचे डालकर इसको मार दिया गया। और कुछ समय बाद माहम अनगा की भी मृत्यु हो जाती है। जब माहम अनगा की, एक बात और समझना, जब माहम अनगा की जब मृत्यु होती है तो अकबर ने अपने सिर को गंजा कराया था। अकबर ने 2 बार अपना सिर मुंडवाया था। एक बार माहम अनगा की मृत्यु होती है जब अपना सिर मुंडवाया था, और एक बार जब खुद की मां हमीदा बानो की मृत्यु होती है तो अपने सिर को उस समय भी मुंडवाया था। कहने का मतलब दोस्तों ये है, एक कड़ी इतिहास की दूसरी कड़ी से जुड़ती जाती है, और यहां से कितने प्रश्न बनते हैं अगर आप विस्तार से समझते हैं तो बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अगर आप एक बार आपने अच्छी तरह याद कर लिया तो प्रश्न चाहे कहीं से आ जाए तो आपसे कोई प्रश्न नहीं छूट सकते, ठीक है ना। तो दोस्तों संयुक्त, और फिर इस पर बैठे थे, ठीक है ना। और इस पर दोस्तों अकबर के शासनकाल में जो अंतिम रहते हैं अजीज कोका इस पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं? अजीज कोका इस पर बैठते हैं, जो अंतिम वकील होते हैं। कौन? अजीज कोका, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात और भी करते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों जहांगीर। किसकी बात करें? जहांगीर की हम बात करें। जहांगीर के समय दोस्तों वकील के पद पर थे एतमाउद्दौला। दोस्तों ये जो वकील वाला है ये बहुत अच्छा है, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं और सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा इससे, ठीक है ना। एतमाउद्दौला, ये एतमाउद्दौला कौन थे दोस्तों? ये एतमाउद्दौला थे, ये नूरजहां के पिता थे। क्या थे? नूरजहां के पिता थे एतमाउद्दौला, ठीक है ना, एतमाउद्दौला। और इसके बाद दोस्तों शाहजहां के समय एतमाउद्दौला का पुत्र आशफ खां रहता है। आशफ खां, ये आशफ खां कौन था दोस्तों? ये नूरजहां के भाई थे आशफ खां, और किसके? और दोस्तों शाहजहां के ये ससुर थे। जो मुमताज महल थी वो आशफ खां की ही पुत्री थी। और इसके बाद दोस्तों शाहजहां के समय दोस्तों वजीर के पद को समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। किसके समय?
शाहजहां के समय। और शाहजहां के समय इस पद को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है। और दोस्तों जो पद था दीवान का, अब दीवान के पास पावर आ जाती है, जिसे वजीर आजम कहा गया। क्या कहा गया? वजीर आजम कहा गया। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, वजीर का जो पद है ये किसके शासनकाल में समाप्त होता है? शाहजहां के शासनकाल में समाप्त होता है। हम बात करें, अगर प्रश्न आ जाए किसके शासनकाल में वजीर सबसे ताकतवर थे, तो याद रखना दोस्तों, दो याद रखना आप, बाबर और हुमायूं के शासनकाल में वजीर का पद बहुत बड़ा ताकतवर था, और उसके बाद अकबर के शासनकाल में इसका महत्व कम हो जाता है, और शाहजहां के शासनकाल में तो बिल्कुल ही वजीर के पद को समाप्त कर दिया जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो ये था दोस्तों वजीर। क्या था? वजीर। और इस वजीर के पद को, वजीर की शक्ति को कम करने के लिए ही अकबर ने 1564 ईस्वी में दीवान का पद बनाया था। किसका पद बनाया था दोस्तों? दीवान का पद बनाया था। अब वजीर के बाद हम समझेंगे दीवान के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? दीवान के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके कौन कौन से थे, कौन कौन बने थे, ये सारे प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एनटीए नेट का, कॉलेज लेक्चर का, फर्स्ट ग्रेड का और यूपीएससी पीसीएस का लेवल दोस्तों काफी अलग हो चुका है। आजकल रटी रटाई चीजें नहीं आ रही है, आजकल काफी गहराई से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हम समझते हैं, आगे समझते हैं दीवान के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? दीवान के बारे में समझते हैं। दीवान, अगर देखा जाए जो दीवान है, दीवान, ठीक है ना, फौजदारी और दीवानी, ठीक है ना, फौजदारी सैन्य लड़ाई झगड़ा, दीवानी खेती बाड़ी लगान संबंधित, ठीक है ना। ये अंतर वर्तमान में चल रहे हैं, प्राचीन को समझना, वर्तमान को समझ लो, काफी समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा दीवान। दीवान दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो दीवान थे ये किससे संबंधित थे दोस्तों, ठीक है ना। ये दोस्तों लगान से संबंधित थे। किससे? लगान से संबंधित थे, लगान से संबंधित थे, ठीक है ना। अब दोस्तों प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1564 में अकबर ने नया विभाग बनाया। अर्थात अगर प्रश्न पूछ लिया जाए जो दीवान का जो विभाग है ये किस मुगल बादशाह ने बनाया था, तो ये बनाया था दोस्तों अकबर ने, ठीक है ना। अब दोस्तों ये भी पूछा जाएगा, अकबर ने बनाया है तो ये भी पूछा जाएगा दोस्तों पहला दीवान किसे बनाया था। तो दोस्तों पहला दीवान मुजफ्फर खां को पहला दीवान बनाया था। किसको बनाया था? मुजफ्फर खान को पहला दीवान बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी एग्जामों में पूछा जाता है। किसको बनाया था? मुजफ्फर खान को बनाया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, इसके बाद दोस्तों 1573 ईस्वी में गुजरात का दीवान किसको बनाया? टोडरमल को बनाया। कहां का बनाया? गुजरात का जो दीवान बनाया टोडरमल को बनाया। अब आप यहां पर समझना इस टोडरमल को, क्योंकि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे टोडरमल, ठीक है। टोडरमल की भूमिका क्या है उसके बारे में। और एक बात याद रखना, शाही दीवान बनने से पहले, केंद्र में दीवान बनने से पहले टोडरमल गुजरात के दीवान थे, एक प्रांत के दीवान थे। कहां के? गुजरात के। और गुजरात के जो दीवान थे वहां पर बहुत अच्छी लगान व्यवस्था की थी। दहशाला जो पद्धति है ये दोस्तों टोडरमल की ही देन है। किसकी देन है? टोडरमल की ही देन है, ठीक है दोस्तों। और 1582 में दोस्तों शाही दीवान बनाया। क्या बनाया दोस्तों? शाही दीवान बनाया। शाही दीवान 1582 ईस्वी में किसको बना दिया? टोडरमल को शाही दीवान बना दिया, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों समय बीतता जाता है और शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों
वजीर का जब पद समाप्त कर दिया जाता है तो मेन पावर किसके हाथ में दे दी जाती है? दीवान के। और इस दीवान को वजीर आजम कहा गया। क्या कहा गया? वजीर आजम कहा गया दीवान को। ये किसके शासनकाल में कहा गया था? ये शाहजहां के शासनकाल में वजीर आजम कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? वजीर आजम कहा गया। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इस दीवान के अधीन और भी विभाग थे। नंबर 1 है दीवान ए खालसा। नंबर 1 विभाग दीवान ए खालसा। जो ये दीवान ए खालसा दोस्तों, ये इस दीवान की अधीनता में ही विभाग था। जो खालसा भूमि होती थी शासक की, उसकी देखभाल दीवान ए खालसा करता था। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 विभाग था दीवान ए जागीरदार। जो दोस्तों जागीर वाली भूमि होती थी, उसकी देखभाल दीवान ए जागीरदार करता था। नंबर अगला विभाग है दीवान ए तन। अब दोस्तों जो ये दीवान ए तन है, इसको आप अच्छी तरह समझ लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीवान ए तन। ठीक है ना। यहां से प्रश्न बनकर आते हैं। अब ये दीवान ए तन क्या करता है दोस्तों? ये सैनिकों को वेतन देता है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दीवान ए जो तन होता है, ये सैनिकों को क्या देता है? सैनिकों को, ये दीवान ए तन सैनिकों को वेतन देता है दोस्तों। ठीक है ना। और ये दीवान ए तन की एक खासियत ये भी होती है, ये दीवान ए तन जब सही सलामत होता है तो उस समय वेतन देता है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में, अगर दोस्तों प्रश्न समझना कैसे होता है, युद्ध के मैदान में सैनिकों को वेतन कौन देता है? दीवान ए तन देता है या मीर बख्शी देता है? तो युद्ध के मैदान में वेतन देता है मीर बख्शी। लेकिन अगर युद्ध ना हो तो वेतन देता है दीवान देता है, दीवान ए तन देता है वेतन। ठीक है ना। ये बात याद रखना। इसके बाद दोस्तों अलग छोटे मोटे और भी विभाग थे। हम बात करते हैं मुशरिफ। ये मुशरिफ जो पद था, ये लेखाकार था। क्या था? लेखाकार। ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों मुस्तौफी की बात करें, ये परीक्षक था। क्या था? परीक्षक। ये लेखाकार, ये परीक्षक था। ठीक है ना। मुशरिफ और लेखाकार। ठीक है। मुशरिफ को लेखाकार और मुस्तौफी को कहते थे परीक्षक कहते थे। ठीक है ना। क्या कहते थे? परीक्षक कहते थे। ठीक है। तो दोस्तों ये है दीवान, जिस पद को किसने बनाया? लगान से संबंधित, कर से संबंधित होते थे। ठीक है ना। शासक, और इसके पास काफी जिम्मेवारी थी। और बाद में शाहजहां के शासनकाल में तो इसी को वजीर आजम कहा गया। प्रधानमंत्री भी यही था, दीवान भी यही था, सारे पद इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। और ये जो पद बनाया था वजीर की शक्ति को कम करने के लिए, ये पद जो सृजित किया था वह अकबर ने किया था अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद किया था। और पहला मुजफ्फर खां को बनाया था। इसमें दोस्तों दीवान ए खालसा वाला इसी का पार्ट है, दीवान ए जागीरदार इसी का पार्ट है, दीवान ए तन इसी का पार्ट है। मुशरिफ जो लेखाकार, जो लगान का जो लेखाकार लिखने वाला होता था, और मुस्तौफी परीक्षक होता था, उसका परीक्षण करने वाला होता था। ठीक है। ये दोस्तों इसी में आ जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मीर बख्शी की। हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? मीर बख्शी की हम बात करते हैं। मीर बख्शी समझना दोस्तों। मीर बख्शी ये जो होता है, ये सेनापति होता है। कौन होता है? सेनापति होता है। ठीक है। सेनापति होता है। इसे दोस्तों हॉकिंस ने इसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा है। ये प्रश्न भी आप याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल कहा है। ठीक है ना। युद्ध मैदान में वेतन देता है, वेतन देने का काम। ठीक है ना। और एक बात और याद रखना, शासक की सुरक्षा का कार्य,
शासक की जो सुरक्षा का जो कार्य करता है वो भी कौन करता है दोस्तों, मीर बख्शी करता है शासक की सुरक्षा का काम भी, ठीक है ना। इसी की जिम्मेवारी होती है शासक की सुरक्षा का काम, और युद्ध के मैदान में ये वेतन देता है। और इसके बाद दोस्तों ये दोस्तों एक शरबत बोलते हैं जिसे शरखत बोलते हैं, शरखत। एक दोस्तों सैनिकों को जो वेतन दिया जाता है शरखत बोलते हैं, अगर उस पर सिग्नेचर मीर बख्शी कर देता है उसके अनुसार ही वेतन मिलता है, ठीक है ना। और ये मीर बख्शी ही जो प्रांतों के जो सैनिक होते हैं, सेना नायक होते हैं, उनकी नियुक्ति में भी इसकी मेन भूमिका होती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं मीर ए शामा। क्या नाम है, मीर ए शामा। मीर ए शामा, समझना दोस्तों, यह राज दरबार के खान पान से संबंधित था। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसी योजना बनानी है, कितने नौकर हैं राज दरबार में, उनके सबसे संबंधित था मीर ए शामा, ठीक है ना। अगर हम मीर ए शामा की बात करें तो ये जो पद बनाया था ये अकबर ने स्थापना की। इसकी जो स्थापना जो की थी वो अकबर ने की थी, और औरंगजेब के समय इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और ये खान ए शामा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, खान ए शामा बन जाता है, ठीक है ना। और ये इसे दोस्तों अगर हम अलग विभाग की बात करें, ये प्रश्न यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग विभाग इसे जो बनाया था वह जहांगीर ने बनाया था। किसने बनाया अलग विभाग, जहांगीर ने। समझना दोस्तों, अगर मीर ए शामा की हम बात करें, सबसे पहले स्थापना की हम बात करें, अकबर ने स्थापना की थी और औरंगजेब के समय इसका बहुत महत्व बन गया था, इसे खान ए शामा कहा जाने लगा। और ये जो अलग विभाग जो इसका महत्व दिया है वो किसने दिया है, वो जहांगीर ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों, जहांगीर ने दिया है। ये है मीर ए शामा, ये भी एक अलग विभाग था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या करता था, ठीक है ना। ये जो सबसे पहले तो अलग विभाग अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था, ठीक है। अलग विभाग अकबर ने बनाया, ठीक है ना। अब इसमें क्या की जाती है, सद्र उस सुदूर, इसकी थोड़ी सी बात को वर्तमान से जोड़ लीजिए। जैसे वर्तमान में वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड की जमीन होती है, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड की जमीन हर स्टेट के अंदर होती है, ठीक है ना। एक मुस्लिम जो पहले शासकों के समय से चले आ रहे थे, वक्फ बोर्ड की जमीन होती थी। तो दोस्तों इसके पास क्या था, सद्र सुदूर के पास कुछ जमीन होती थी, ठीक है ना। अब ये क्या करता था, उस जमीन को किसी मौलाना को, किसी अपाहिज को और किसी अच्छे जो एक अच्छा जिसने काम किया हो उसको ये उसे दान देता था। ये उसे क्या करता था, दान करता था, ठीक है ना। सद्र उस सुदूर। और कभी कभी ये सद्र उस सुदूर क्या करता था, ये सद्र उस सुदूर कभी कभी दोस्तों ये काजी का काम भी करने लग जाता था। क्या करने लग जाता था दोस्तों, काजी का काम भी करने लग जाता था, ठीक है ना। और जब ये काजी का काम करता था तो उस समय इसे काजी उल कुजात कहते थे। क्या कहते थे, काजी उल कुजात कहते थे। और कभी कभी तो शासक ने क्या किया है, सद्र उस सुदूर और काजी के पद को आगे चलकर तो एक ही मिला दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों, एक ही मिला दिया था, ठीक है ना। और दोस्तों अकबर के समय अब्दुल नबी इस पद पर थे। अब दोस्तों आप ये बात याद रखना, अब्दुल नबी इस पद पर थे अकबर के समय, और अकबर ने इसमें सद्र सुदूर विभाग में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था, अब्दुल नबी को अकबर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पद से हटा दिया था। क्या कर दिया था, पद से हटा दिया था। और औरंगजेब ने भी वहाब
औरंगजेब ने भी वहाब को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उसे हटा दिया था, क्योंकि इसमें सदर सुदूर में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था। क्योंकि जो जमीन होती थी उन्हें अपने सगे संबंधियों को दान करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना, ये है दोस्तों सदर उस सुदूर। ठीक है ना, एक धार्मिक विभाग भी इसे हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धार्मिक विभाग भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और ये धार्मिक विभाग अगर हम कहें जो हिंदू थे उनके लिए भी इसने कुछ जागीरें दी थी। ठीक है ना, उनके लिए भी कुछ अलग नगर बसाए थे, मुसलमानों के लिए भी बसाए थे। ये सारे काम एक धार्मिक विभाग की तरह ये विभाग ही देखता था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं काजी उल कुजात की बात करते हैं। ठीक है ना, किसकी बात करते हैं दोस्तों? काजी उल कुजात। काजी उल कुजात ये दोस्तों धार्मिक न्यायाधीश होते थे। कुरान के अनुसार, जिसे शरा बोलते हैं, शरा के अनुसार न्याय सुनाते थे। किसके अनुसार? कुरान के अनुसार न्याय सुनाते थे। और काजी उल कुजात की सहायता के लिए मुफ्ती होते थे। कौन होते थे? मुफ्ती इसकी सहायता के लिए होते थे, काजी उल कुजात के लिए। ठीक है ना, ये न्याय सुनाते थे, शरा कुरान के अनुसार न्याय सुनाते थे। ठीक है ना, और एक बात याद रखना, काजी उल कुजात न्याय सुनाते थे, लेकिन जो किसी को अगर मृत्युदंड का आरोपी हो तो अंतिम निर्णय, यहां पर यह भी आप याद रखना, अंतिम निर्णय जो था, अंतिम जो निर्णय होता था वो बादशाह का होता था। किसका होता था अंतिम निर्णय? बादशाह का होता था। ये काजी उल कुजात एक न्यायाधीश के रूप में काम करते थे, कुरान शरा के अनुसार न्याय सुनाते थे। और कभी कभी ये काजी उल कुजात और सदर सुदूर के एक ही पद बन गया था। क्या बन गया था? एक ही पद बन गया था। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों हम बात करें अगला विभाग मुहतसिब। ठीक है, अगला विभाग है मुहतसिब। ठीक है ना, इस विभाग की स्थापना दोस्तों औरंगजेब ने की थी। किसने की थी दोस्तों? औरंगजेब ने की थी। ठीक है ना, ये दोस्तों मुहतसिब ये मुस्लिम लोगों से धर्म के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता था। यह धर्म के अनुसार चलता था। आगे समझना, अगर कोई शराब पीता है उसे दंड देता था, कोई नमाज नहीं पढ़ता उसे दंड देता था, कोई रोजे नहीं रखते उसे दंड देता था, कोई चोरी करते थे उसे दंड देते थे। ठीक है ना, कोई जुआ खेलता था उसे को भी दंड देते थे। कहने का मतलब यह है औरंगजेब ने मुहतसिब की नियुक्ति की थी, और ये मुस्लिम जो व्यक्ति थे उनके चाल चलन को नियंत्रित करने के लिए की थी, क्योंकि उस समय बुराइयां थोड़ी ज्यादा फैल गई थी, इसलिए मुहतसिब की औरंगजेब को नियुक्ति करनी पड़ी थी। ठीक है ना, ये उन्हीं को दंड देता था जो मुस्लिम होते थे, जो गलत तरीके से काम करते थे। ठीक है ना, या हम कहें धर्म का पालन नहीं करते थे, चोरी करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखते थे, या धर्म के खिलाफ कोई बात करते थे, या धर्म के खिलाफ कोई फतवा देते थे। उन पर नियंत्रण के लिए मुहतसिब की नियुक्ति औरंगजेब ने की थी, जो एक अलग विभाग था। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं मीर आतिश की बात करते हैं। मीर आतिश की हम बात करते हैं। मीर आतिश ये तोपखाने का अध्यक्ष होता था। क्या होता था दोस्तों? तोपखाने का अध्यक्ष होता था मीर आतिश। शुरुआत में ये अलग विभाग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे
मीर आतिश एक अलग विभाग का रूप ले लेता है। तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासन में ये मुख्य रूप से जो थे ये अलग अलग विभाग थे। ठीक है दोस्तों, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके लिए समझाए हैं। इसके बाद दोस्तों हम प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे, जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। बरीद के बारे में भी, जो गुप्तचर का जो काम करते थे। दीवाने वाकियात, जो समाचार पत्रों का काम करते थे, ठीक है ना। तो सारी चीजें हैं वो हमारी अगली क्लास में आएंगी। लेकिन जो मुख्य, जैसे हम बात करें, ये केंद्र में मुख्य पद तो ये थे, केंद्र में मुख्य पद तो ये थे, जैसे कैबिनेट मंत्री की तरह, ठीक है, बड़े पद तो ये थे। और बाद में छोटे छोटे पद और भी थे, लेकिन सबसे पावरफुल जो पद थे ये थे। इनके बाद जो छोटे छोटे पद हैं उन्हें दोस्तों हम अगली क्लास में, जो अगली क्लास हमारी होगी प्रांतीय प्रशासन होगी, उसके अंदर उन सारी चीजों को भी हम समझा देंगे। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।